Hello, myself Manjeev Vishwakarma, a faculty at Department of Geography, DBS कॉलेज। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे कि हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कई लेयर्स जैसे कोर मेंटल क्लस्टर से मिलकर बनी हुई है और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्पेशली जोग्राफिकल स्टडी में इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं, लैंडफॉर्म बनने के पीछे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक फैक्टर्स होते हैं जिसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। एक्सोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जांपल नदियाँ अपरदन करती हैं, तो नदी एक ऐसा एजेंट है जो एक्सोजेनिक फोर्स लाइक इरोजन, डिपोजिशन, विदरिंग ये सब क्रिएट करती है। ग्लेशियर्स फ्लो होते हैं, वो इरोजन, डिपोजिशन, विदरिंग क्रिएट करते हैं। और ऐसे ही विंड फ्लो होता है अर्थ के सरफेस पे। ये सब ऐसे ज्योमेट्रिक एजेंट होते हैं जो जिनकी जेनेसिस, जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के सरफेस के ऊपर होती है और पृथ्वी पर जो कुछ भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं इस स्थलाकृतियों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण योगदान होती है। और दूसरे सेट ऑफ फोर्सेस होते हैं जिन्हें इंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्स होते हैं जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर से होती है। तो चूँकि ये फोर्सेस पृथ्वी के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, पृथ्वी के ऊपर जो लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म, मतलब कि माउंटेन, सेकंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म होते हैं माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन। और फर्स्ट ऑर्डर के लैंडफॉर्म कॉन्टिनेंट्स और ओशन, ये जो पृथ्वी के सरफेस से बनते हैं ये इंडोजेनिक फोर्सेस से बनते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर होती है। तो इन फोर्सेस की उत्पत्ति, इनकी मैग्नीट्यूड, इनका नेचर और इनका डिस्ट्रीब्यूशन, किन किन जगहों पर किस किस फॉर्म में ये फोर्सेस एक्ट करते हैं, उनको समझने के लिए पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना हमें इंपॉर्टेंट होता है। ये फोर्सेस दो प्रकार के लैंड फॉर्म्स को जन्म देते हैं या रिलीफ फीचर्स को अर्थ पे जन्म देते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर के लैंड फॉर्म जैसे कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन जो बने, ये इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ही बने। और दूसरे सेकेंड ऑर्डर के लैंड फॉर्म जैसे माउंटेन बिल्डिंग, प्लेन फॉर्मेशन और प्लेट्यू फॉर्मेशन जो होते हैं, ये प्रक्रियाएँ इंडोजेनिक फोर्सेस से होती हैं। इसलिए हमें इंडोजेनिक स्टडीज़ को पढ़ना ज्योग्राफी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो इंडोजेनिक फोर्सेस के नेचर, मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न को समझने के लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझें पृथ्वी के, कि पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। तो पृथ्वी के इंटीरियर स्ट्रक्चर की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जानकारी के कैसे जानेंगे पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। ये जानकारी हमें तीन स्रोतों से मिलती है। एक कुछ सिद्धांत दिए गए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति के बनने की प्रक्रिया में किस किस स्टेज पे किस किस प्रकार की चट्टानें बनी, किन किन पदार्थों से चट्टानें बनी, इनका अध्ययन हमें कुछ जोग्राफर्स, कुछ फिलासफर और कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे कि कांट ने गैसियस हाइपोथेसिस में उन्होंने बताया कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अर्थ इवोल्यूशन बताया। और ऐसे ही प्लानिस्मल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन ने बताया कि कैसे डिफरेंट फेजेस पे, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम पे पृथ्वी पहले मॉल्टेन स्टेट में थी, पहले गैसियस स्टेट में थी, फिर मॉल्टेन स्टेट में गई, उसके बाद ग्रेजुअली सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग होना स्टार्ट हो गया और प्लानिटरी डिफरेंशिएशन हुआ। और उससे क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो लाइट मैटर्स थे वो पृथ्वी के सरफेस पे हो गए और जो हैवी मैटर्स थे वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित हो गए। और ऐसे ही बिग बैंग थ्योरीज, ये थ्योरीज भी हमें एक रूडिमेंट्री इन्फॉर्मेशन देती हैं कि कैसे अर्थ की उत्पत्ति हुई है और अर्थ के सतह से लेकर, पृथ्वी के सरफेस से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जो लेयर्स हैं और लोयर्स किस प्रकार की चट्टान और चट्टान किस प्रकार के मिनरल से बने हुए हैं, उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करती हैं। तो पहला सोर्स इंपॉर्टेंट थ्योरीज और थ्योरिस्ट जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्सेस इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सोर्सेस के जरिए हम में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कि हम पृथ्वी के सरफेस की डेंसिटी की स्टडी करके, पृथ्वी के सरफेस पे जो रॉक्स हैं, रॉक्स की डेंसिटी की स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना का विन्यास कैसा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो लेयर्स हैं वो लेयर्स किस किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई हैं और कौन कौन से
चट्टानें किस किस प्रकार के मिनरल से बने हुए हैं। तो पृथ्वी की डेंसिटी, पृथ्वी पर जो रॉक्स पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों की डेंसिटी का अध्ययन करके हम ये बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विन्यास कैसा है। दूसरा, पृथ्वी पे के सब सरफेस से हम अंदर जाते हैं तो प्रेशर में जो चेंज आता है, प्रेशर, क्योंकि अंडरलाइंग रॉक्स पृथ्वी के, अगर हम पृथ्वी के इस पॉइंट पे हैं, अगर इस लेयर के इस पॉइंट पे हैं तो ऊपर की चट्टानों का दबाव कम होगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं ऊपर की ऊपर से चट्टानों का दबाव बढ़ता जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं, चट्टानों की डेंसिटी और उनकी अवस्था में परिवर्तन देखा जाता है। साथ ही साथ जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स के जो कंस्टिट्यूटिंग मिनरल्स होते हैं, वो टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होते हैं और डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट स्ट्रक्चर अचीव करते हैं। तो इस प्रकार की प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। प्रेशर की स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। टेम्परेचर, जो पृथ्वी के सरफेस से पृथ्वी के केंद्र तक जाते हैं तो टेम्परेचर के पैटर्न में जो चेंज आता है, उस टेम्परेचर के पैटर्न के चेंज की स्टडी करके भी हमें बताया जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विन्यास कैसा है। तो ये आर्टिफिशियल सोर्सेज कहलाते हैं। कुछ नेचुरल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, एक वॉल्केनिक इरप्शन के जरिए और दूसरा किसी जगह पर जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से उत्पन्न होने वाली तरंगें, जिन्हें भूकंपी तरंगें कहा जाता है, सेस्मिक वेव्स की स्टडी करके हम बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ है। तो हमें देखना है इस एपिसोड में कि आर्टिफिशियल सोर्सेज कैसे बताते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्ट्रक्चर के बारे में और नेचुरल सोर्सेज कैसे बताते हैं। अगर हम बात करते हैं कि डेंसिटी, तो डेंसिटी अगर हम बात किया जाए पृथ्वी की औसत डेंसिटी जो है, पृथ्वी का औसत डेंसिटी जो है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन पृथ्वी की सतह से जैसे ही पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि पृथ्वी जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है उन पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व सरफेस सबसे कम होता है जबकि पृथ्वी के केंद्र पर घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो घनत्व पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक जाने पर बढ़ता जाता है। अब ये बढ़ता कैसे है, ये देखा गया है कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला क्रस्ट का एरिया है, क्रस्ट की एरिया की जो एकदम आउटर लेयर है, जो सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना हुआ है, जो अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, इन अवसादी चट्टानों का जो डेंसिटी देखा गया है वो 0.8 से लेकर 1.6, तो ये 0.8 से लेकर 1.6 किलोमीटर जो पृथ्वी का जो अवसादी चट्टानों वाली लेयर है, इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस 0.8 से लेकर 1.6 किलोमीटर तक है। और इस चट्टान की डेंसिटी जो है वो 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। इसके नीचे की जो लेयर है, ये जो अवसादी चट्टानों के नीचे की जो क्रस्ट की लेयर है, तो क्रस्ट की लेयर जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेडिमेंट्री रॉक वाली लेयर जो लगभग 0.8 से 1.5 किलोमीटर थिक है, गहरी है, और इसकी थिकनेस, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स लिटरली लाइटर एलिमेंट से या लाइटर मैटर से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए इनका जो डेंसिटी देखा जाता है 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसी क्रस्ट में जब और नीचे हम आते हैं तो हमें क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलती हैं। जब हम क्रस्ट में ऊपर सेडिमेंट्री रॉक मिलती हैं, नीचे क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलती हैं। ये क्रिस्टलाइन रॉक्स मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक से बनी होती हैं, इसलिए इन चट्टानों का, यहाँ जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों की डेंसिटी ज़्यादा होती है 0.3 से लेकर 0.5। तो क्रस्ट दो प्रकार की होती है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्रस्ट दो प्रकार की होती है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो अपर पोर्शन होता है वो सेडिमेंट्री होता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक से बना होता है। दूसरा ओशियानिक क्रस्ट होती हैं। ओशियानिक क्रस्ट पे जो सेडिमेंट्री रॉक की लेयर होती है बहुत बारीक होती है, बहुत पतली होती है। मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन ऑफ द ओशियानिक क्रस्ट होती है वो इग्नियस रॉक से बनी होती है। तो इस प्रकार से जो आउटर थिन लेयर है क्रस्ट का वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, वो 0.8 से लेकर 1.6 किलोमीटर थिक है, और जो क्रिस्टलाइन अपर रॉक है उसकी डेंसिटी 3.0 से लेकर 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम पृथ्वी के केंद्र में जाते हैं, पृथ्वी का केंद्र का अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो पृथ्वी के केंद्र की डेंसिटी लगभग 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये डायग्राम जो है ये हमें बताता है एक ऐसे, जो हम लोग एक्स एक्सिस पे लिया गया है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लिया गया है,
और वाई एक्सिस पे हमने कवर किया है, वाई एक्सिस पे कवर किया गया है डेंसिटी। तो हम अगर बात करते हैं पृथ्वी का जो रेडियस है वो लगभग 6371 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस है। तो जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि ओशन वाले रीजन में, तो ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच के रीजन का जो डेंसिटी देखने को मिलती है वो 2 से लेकर 3 तक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम मेंटल में जाते हैं तो ग्रेजुअली हमारी डेंसिटी बढ़ती है, और मेंटल और कोर की बाउंड्री पर डेंसिटी, जो मेंटल जहाँ ख़त्म होता है और कोर जहाँ से शुरू होता है, उसके बीच की बाउंड्री पर डेंसिटी एकाएक 6 से लेकर 8.5 तक पहुँच जाती है, 8.5-9 तक पहुँच जाती है। उसके ऊपर आउटर कोर में डेंसिटी फिर बढ़ती है, 12 डिग्री सेल्सियस 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक पहुँच जाती है। उसके बाद इनर कोर में 13.5, लगभग इनर कोर की जो डेंसिटी है अर्थ का वो 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस प्रकार से डेंसिटी में ये पैटर्न देखने को मिलता है कि ग्रेजुअली क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है। कुछ कुछ जगहों पर डेंसिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज करती है। ऐसे रीजन्स को डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आंतरिक संरचना में चट्टानों की डेंसिटी में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन देखा जाता है, ऐसे एरिया को डिसकंटिन्यूटी दिखाया जाता है। आगे हम देखेंगे कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटीज़ पृथ्वी के सरफेस में है। तो इस प्रकार से अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी परिवर्तित होता है। पृथ्वी के सरफेस पर पृथ्वी की औसत डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। पृथ्वी के जो बाहरी लेयर स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक की लेयर है, जो 0.8 से 1.6 किलोमीटर की है, उसकी डेंसिटी लगभग 2.7 से 2.9 है। लेकिन उसके नीचे जो ओशियानिक क्रस्ट हैं या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ग्रेनाइटिक पोर्शन है, उसकी डेंसिटी 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और नीचे जाने पर हम ये देखते हैं कि कोर की डेंसिटी लगभग पहुंच जाती है, एवरेज पूरे कोर की, इनर कोर प्लस आउटर कोर को मिलाकर देखा जाए तो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। बहुत लोगों ने कोशिश किया पृथ्वी का, जैसे बहुत से विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो डेंसिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश की। इसमें पहले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कैवेंडिश। कैवेंडिश ने 1798 में न्यूटन के ग्रेविटी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए पृथ्वी का डेंसिटी कैलकुलेट किया। तो इन्होंने बताया पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बाद में पॉन्टिंग ने 1878 में पृथ्वी की डेंसिटी को बताया कि 5.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो नई सेटेलाइट स्टडीज़ हैं उनके हिसाब से पता चलता है कि पृथ्वी की औसत घनत्व है 5.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी के सरफेस की डेंसिटी जो है, पृथ्वी के अपर सरफेस की जो बताएं सेडिमेंट्री रॉक है, लगभग 1 से 2 किलोमीटर, जो कॉन्टिनेंट की 1 से 2 किलोमीटर की लेयर होती है, उसकी डेंसिटी देखी जाती है कि 2.6 लेकर 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कोर की डेंसिटी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक नापी गई है। तो ये है डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज़ कि पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेशर का इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर टेम्परेचर तो बढ़ता जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना में ये देखने को मिलता है केवल इनर कोर जो 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर है, यही केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसी लेयर है जहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना लिक्विड फॉर्म में है। अदरवाइज पूरी की पूरी संरचना, आंतरिक संरचना क्या है, मोस्टली ये सॉलिड फॉर्म में है। ये सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती है, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहला चीज़ क्या है कि पहला हाइपोथेसिस ये था कि ये बताना था कि कोर इतना डेंसली मैटर्स क्यों बने हुए हैं, पृथ्वी का कोर इतना ज़्यादा डेंसिटी वाले क्यों हैं। पृथ्वी के कोर में जैसे कि हमने देखा पृथ्वी कोर की डेंसिटी लगभग 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। तो शुरुआत का एक्सप्लेनेशन ये था कि ट्रेडिशनल व्यू था कि चूँकि पृथ्वी के कोर के ऊपर कोर स्टार्ट होता है लगभग 2900 किलोमीटर तक, तो उसके ऊपर 2900 किलोमीटर की एक लेयर है और वो लेयर चट्टानों से मिलकर बनी हुई है और उन पूरे चट्टानों का दबाव कोर पर बनता है। इसलिए कोर की जो चट्टानें हैं उन पर दबाव का कारण क्या होता है कि वहाँ की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस अवधारणा ये अवधारणा बहुत दिनों तक सही मानी गई, लेकिन बाद की थ्योरी का ये मानना है कि ऐसा नहीं, बल्कि जब शुरुआत में ही प्लैनेट बन रहा था तो प्लानिटरी डिफ्रेंशिएशन होता है। उसके जरिए क्या होता है कि जो हैवी मेटल्स थे,
हैवी मेटल्स या मैटर्स थे वो पृथ्वी के केंद्र में अवस्थित हो गए, पृथ्वी के केंद्र में सेटल डाउन हो गए। तो पृथ्वी के केंद्र की जो केमिकल कंपोजिशन है ये हैवी मेटल्स लाइक आयरन और निकल से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पृथ्वी का कोर क्यों डेंस है, इसके पीछे एक फैक्टर तो प्रेशर है, प्रेशर होता है, और दूसरा फैक्टर होता है कि चूँकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति ही हुई तो प्लानिटरी मटेरियल डिफरेंशिएशन में जो हैवी एलिमेंट वाले मैटर्स थे वो पृथ्वी के केंद्र में जाकर डिपॉजिट हुए या कंसंट्रेट हुए, और जो अपर लेयर्स बनी क्रस्ट की या मेंटल की वो रिलेटिवली लाइटर एलिमेंट्स और उनके मैटर से बनी हुई है। दूसरा चीज़, प्रेशर एक इम्पॉर्टेंट रोल और प्ले करता है कि जब पृथ्वी के सरफेस से केंद्र की तरफ जाते हैं तो जो ओवरलाइंग रॉक्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ओवरलाइंग रॉक क्या करती हैं, जैसे प्रेशर जब बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हाइपोथेटिकली मानते हैं कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे आयरन एलिमेंट मेल्ट कर जाता है, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे, अगर मानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे लोहा 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं, लेकिन अगर इस पे हम प्रेशर बढ़ा दें, ये रूम टेम्परेचर पे है, अगर हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखें या एक ऐसे वैल्यूम में रखें जिसमें हम प्रेशर बढ़ा दें, तो यही 1000 डिग्री सेल्सियस पर ये आयरन मेल्ट नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जाते हैं ऊपर की लेयर बढ़ती जाती है, ऊपर की लेयर की थिकनेस बढ़ती जाती है और अंडरलाइंग प्रेशर बढ़ता जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उच्च तापमान पर भी जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ गलित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए ये देखा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मोस्ट ऑफ द पोर्शन सॉलिड है। केवल आउटर कोर एक ऐसा लेयर है जहाँ पर तापमान में बहुत तेज वृद्धि होती है, और तेज वृद्धि के अनुरूप प्रेशर में इतना चेंज नहीं देखा जाता है। इसलिए इस स्टेज पर या इस थिकनेस पर 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर थिकनेस की जो लेयर होती है, इस लेयर पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं या यहाँ जो पदार्थ होते हैं वो गलित अवस्था में या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये प्रेशर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला हम टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। शुरुआत में टेम्परेचर के पैटर्न को समझने के लिए यूएस में रिसर्चेस किए गए। ये पाया गया कि यूएस के वेस्टर्न पोर्शन में एक लगभग 8 किलोमीटर का एक बोरवेल खोदा गया, और उसमें ये देखा गया, वहाँ पर ये पाया गया कि इस पर 100 मीटर जाने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। फिर दूसरी स्टडी की गई स्पेशली बेसिन एंड रेंज प्रोविंस में यूएसए का। वहाँ पर उन्होंने पाया कि एक ऐसा रीजन था जो जियो टेक्टोनिकली, मतलब यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, मतलब ये डिस्टर्ब एरिया था। पृथ्वी की आंतरिक परिघटनाएं यहाँ ज़्यादा हुआ करती थी। और दूसरा ऐसा क्षेत्र था जो जियो टेक्टोनिकली इनएक्टिव था, यहाँ पर मतलब ये स्टेबल रीजन था। तो ये देखा गया कि स्टेबल रीजन में जो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा था, जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो 40 किलोमीटर पर उन्होंने पाया कि 500 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ किया, जबकि जो टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज़ हैं उन जगहों पर उन्होंने पाया कि 43 किलोमीटर पे ही 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। इसका मतलब ये है कि किसी अर्थ के सरफेस पर ज़रूरी नहीं कि सेम पृथ्वी के, अगर हम उस सरफेस से नीचे जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी पर हर जगह एक सर्टेन पैटर्न में या एक कांस्टेंट रेट से हर जगह टेम्परेचर डिक्रीज करता है। कहीं पर हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से डिक्रीज करे, और कहीं पर ऐसा हो सकता है टेम्परेचर बहुत स्लो इंक्रीज करना है, तो हो सकता है कि इस एरिया में टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करे और इस एरिया में टेम्परेचर बहुत फास्ट इंक्रीज करे। इस प्रकार से टेम्परेचर का इंक्रीज वो रॉक स्ट्रक्चर पे, टाइप ऑफ रॉक पे, नेचर ऑफ रॉक पे, और स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ऑफ दी रॉक स्ट्रक्चर, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उन्होंने ये पाया कि पृथ्वी के जो अपर पोर्शन का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस, ऑन एवरेज 0 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी को ओशियानिक क्रस्ट, जैसे पृथ्वी को 2-3 लेयर में डिवाइड कर सकता है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर। तो क्रस्ट की आउटर लोअर लिमिट है जिसे मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। इस जगह पर तापमान लगभग
1200 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर जाता है मैक्सिमम। कुछ किसी जगह पर हो सकता है कि 800 हो, 900 हो, लेकिन मैक्सिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर पृथ्वी के ओशियानिक क्रस्ट के लोअर पार्ट में 1200 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। ये ऐसा एरिया होता है जो स्टेनोस्फीयर के पास में होता है। और 2900 किलोमीटर की गहराई पर, जहाँ पर कोर और मेंटल अलग होते हैं, ये मेंटल है, ये कोर है, जहाँ पर कोर और मेंटल अलग होते हैं, वहाँ पर लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो एस्थनोस्फीयर होता है, जो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर होता है, एस्थनोस्फीयर 100 किलोमीटर गहराई पर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर दबाव कम होने के कारण, क्योंकि अभी केवल 100 ही किलोमीटर की लेयर है, दबाव कम है, और एस्थनोस्फीयर में ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज दिखा जाता है, इसलिए ये सेमी मॉल्टन स्टेज में पाया जाता है एस्थनोस्फीयर। और लगभग 400 किलोमीटर की गहराई पर टेम्परेचर 1500 से 1900 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और 2900 किलोमीटर गहराई पर जो कोर और मेंटल की बाउंड्री है, वहाँ पर 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। और अगर 5100 की बात करते हैं, 5100 किलोमीटर गहराई पर जो आउटर कोर और इनर कोर की बाउंड्री है, कोर दो होते हैं, कोर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर की बाउंड्री लगभग 5100 किलोमीटर पर है, वहाँ पर 4300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पाया जाता है। तो ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सरफेस से नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ये डायग्राम समझते हैं। इस डायग्राम में हमने वर्टिकल एक्सिस पे हमने लिया है कि पृथ्वी की अर्थ की गहराई, सरफेस से गहराई पर आने पर, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है डेप्थ लिया है, और हम एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर। तो अगर हम देखें तो 400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 1000 के पास पहुंच जाता है। 100 किलोमीटर की गहराई पर जहाँ तक लिथोस्फीयर है, या जहाँ पर एस्थनोस्फीयर स्टार्ट होता है, तो जहाँ पर लिथोस्फीयर या क्रस्ट ख़त्म होता है और एस्थनोस्फीयर स्टार्ट होता है, वहाँ पर टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। और जब 400 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, तो 400 किलोमीटर गहराई पर हम लगभग 1500 से 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाते हैं। इसके अलावा 2900 डिग्री सेल्सियस पे ये पाते हैं कि 2900 डिग्री सेल्सियस पास लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर लगभग 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे हम आते हैं 5100 पर, तो हमारे पास टेम्परेचर लगभग 4300 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और पृथ्वी के आंतरिक कोर में, जहाँ पर कोर होता है, वहाँ पर टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो 100 किलोमीटर पर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, 400 किलोमीटर पर 1500 से 1600 या 1900 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 2900 किलोमीटर की गहराई पर टेम्परेचर पाया जाता है 3700 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा 5100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 4300 से 4500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है, और पृथ्वी की कोर जो लगभग 6371 किलोमीटर पर केंद्र अवस्थित है, इस केंद्र पर जो तापमान होता है, वहाँ पर तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। एक चीज़ और समझना होगा कि किस स्टेज पाया जाता है। तो हम पृथ्वी के 2900 किलोमीटर के ऊपर ये देखने को मिलता है कि जो तापमान की वृद्धि होती है, और वो चट्टानों की मेल्टिंग पॉइंट से कम रहता है। हमेशा इन जगहों पर ये मेल्टिंग पॉइंट वाला डायग्राम है, मेल्टिंग पॉइंट है, और ये जो है ये टेम्परेचर की है। तो टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है और टेम्परेचर जो यहाँ पर पाया जाता है टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए रॉक्स मेल्टेड स्टेट में नहीं पाई जाती हैं, ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। आउटर कोर की बात किया जाए, जो 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की है, इस बीच में ये देखने को मिलता है कि टेम्परेचर जो है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो लेयर है आउटर कोर का, कोर दो प्रकार के होते हैं, एक आउटर कोर एक इनर कोर। जो आउटर कोर की लेयर है ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलती है, और जब हम इनर कोर पे जाते हैं 5150 से लगभग 6370 किलोमीटर पर, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर में फिर वही रिवर्सल होता है कि हमें को देखने को मिलता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये भी सॉलिड स्टेट पाया जाता है। तो इनर कोर सॉलिड स्टेट पाया जाता है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट पाया जाता है, और लोअर मेंटल अपर मेंटल लिथोस्फीयर ये सब तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज होता है पृथ्वी के अंदर, इस चीज़ को हमने इस डायग्राम को जरिए देखा।
तो टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर जाने पर बढ़ता जाता है और ये नोटिस किया जाता है कि लगभग 32 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता जाता है। तो ये हुआ हम लोग का, हमने देखा कि 3 आधार देखे जिसके बेसिस पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानते हैं, और ये 3 आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं। एक हो गया डेंसिटी, और दूसरा हो गया प्रेशर, डेंसिटी हो गया, दूसरा प्रेशर हो गया, और तीसरा टेम्परेचर हो गया। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के जो नेचुरल सोर्सेस हैं, वॉल्केनिक इरप्शन और सीज्मोग्राफिक स्टडीज़ कैसे हेल्प करती हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।